बच्चों, ये आपकी हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे जो कि अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पोर्शन के अंतर्गत दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है मेंशन। हमें मेंशन करना है, हमें एक्सप्लेन करना, वर्णन करना है। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ सिचुएशन दिए गई हैं, हमें बताना है उस सिचुएशन को, सेंटेंस को इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द थ्री फेजेस ऑफ the three phases of author's relationship with his grandmother। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है कि ऑथर का उसकी ग्रैंड मदर के साथ जो रिलेशनशिप था उसकी थ्री फेजेस क्या थी, उसके जो थ्री स्टेजेस थे, थ्री फेजेस थे, वो क्या थे। बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी एब्रोड। जब ऑथर अपनी स्टडी एब्रोड में करने के लिए, एब्रोड मीन्स फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री विदेश में जब वो पढ़ाई करने के लिए गए, उन्हें अपनी कंट्री को छोड़ा, तो उसके पहले उनका उनकी ग्रैंड मदर के साथ जो रिलेशनशिप था उसके थ्री स्टेजेस हमें बताने हैं। आंसर में हम देखेंगे द थ्री फेजेस of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are। तो ये तो पूरा पोर्शन हमारे क्वेश्चन से ही ले लिया गया है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन को ही एज आंसर यूज़ कर लिया गया है। तो जो दिस वे फर्स्ट childhood when he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him। तो ये फर्स्ट स्टेज थी, फर्स्ट फेज था उनके रिलेशनशिप का, चाइल्डहुड। जबकि जो ग्रैंड मदर थी वो उन्हें रेडी होने में, स्कूल के लिए रेडी होने पे हेल्प करती थी। वेंट टू स्कूल विद हिम, उनके साथ स्कूल भी जाती थी। और ये वो तब की बात थी व्हेन द ऑथर वेंट टू विलेज स्कूल, जब ऑथर विलेज स्कूल में जाया करते थे। आफ्टर दैट बॉयहुड को हम देखें तो बॉयहुड वो टाइम था व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल। जब उनके पेरेंट्स सिटी पे सेटल्ड हो गए, दे कॉल्ड फॉर देम, और उन्हें सिटी स्कूल पे जाना स्टार्ट किया इन अ बस में जाते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ही शेयर्ड अ रूम विथ ग्रैंड मदर। अभी भी वो उनका और उनकी ग्रैंड मदर का रूम जो था सेम था, बट अब यहाँ कंडीशन ये थी कि शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़। अब वो उन्हें उनकी स्टडी में हेल्प नहीं कर पाती थी, बिकॉज ही वॉज सेंट इन एन इंग्लिश स्कूल, और वो इंग्लिश स्टडी में उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी। द थर्ड फेज़ इज़ अर्ली यूथ। जब ऑथर थोड़ा बड़े हो गए, जब वो कॉलेज जाने लगे, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, वो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जाने लगे, एंड वाज गिवन अ रूम ऑफ हिम ओन। और अर्ली यूथ ये वो फेज़ थी व्हेन ही वाज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, उन्हें उनका खुद का एक कमरा दे दिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो उनके फ्रेंडशिप की कॉमन लिंक थी, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वाज स्नैप्ड, वो भी टूट गई, बिकॉज उनका रूम जो था वो सेपरेट कर दिया गया था। तो ये थ्री फेजेस हैं उनके रिलेशनशिप के। द फर्स्ट वन इज़ चाइल्डहुड when he went to the village school, second is boyhood when he went to the city school, and the third one is early youth when he went to university। द सेकेंड क्वेश्चन जो हमें मेंशन करना है वो है कि थ्री रीजन्स why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। जब ऑथर ने सिटी स्कूल पे जाना स्टार्ट किया तो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, वाई वाज शी डिस्टर्ब, क्यों डिस्टर्ब होने लगी थी वो, उसके हमें थ्री रीजन्स देने हैं। एंड आवर आंसर इज़ द थ्री रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। ये भी पूरा पोर्शन आपके क्वेश्चन से ही लिया गया है, ठीक है ना। तो ये थ्री रीजन्स जो हैं वो ये हैं। द फर्स्ट वन इज़ शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट शी हेटेड वेस्टर्न साइंस। उन्हें जो वेस्टर्न साइंस, जो पश्चिमी विज्ञान है और जो वहाँ की लर्निंग्स है, वहाँ की जो शिक्षाएँ हैं, शी हेटेड दैम, बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं था। सेकेंड वन इज़ शी वॉज पेन्ड
काफ़ी दुखी हो गई वो. शी वॉज पेन्ड टू नो, ये जानकर, दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर. उन्हें ये जानकर बहुत पेन हुआ, काफ़ी दुख हुआ कि देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड, भगवान और स्क्रिप्चर मीन्स जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, तो गॉड और स्क्रिप्चर का वहाँ पास किसी तरह की कोई भी टीचिंग नहीं होती थी. सो शी वॉज पेन्ड टू नो इट. द थर्ड रीज़न, शी वॉज एलर्जिक टू म्यूज़िक. उन्हें म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं था. शी वॉज एलर्जिक टू म्यूज़िक. और उन्हें ये लगता था, शी थॉट इट वॉज नॉट मीन्ट फॉर डिसेंट पीपल. इट वॉज नॉट मीन्ट फॉर डिसेंट पीपल. उन्हें लगता था कि ये जो है ये सभ्य लोगों के लिए, डिसेंट पीपल के लिए है ही नहीं. एंड जेंटल फॉक, जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो सभ्य लोग होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं. So she thought it was not meant for decent people and gentlefolk. It was the monopoly of prostitute and beggars. और उन्हें ये लगता था कि जो म्यूज़िक है वो उस पर प्रोस्टिट्यूट और बेगर्स की मोनोपोली होते हैं, ये सिर्फ उनके लिए ही होता है. जो गाने नाचने वाले लोग होते हैं, जो बेगर्स होते हैं, भीख मांगने वाले होते हैं, तो इस पर सिर्फ इन लोगों का ही म्यूज़िक पर मोनोपोली, एकाधिकार होता है. So these three were the reasons why she was disturbed when he started going to the city school. तो ये कारण थे कि सिटी स्कूल जाने से ग्रैंड मदर डिस्टर्ब क्यों हुई. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 ways. इसमें ये बताना है कि वो 3 ways क्या थे, तीन तरीके क्या थे, which the author's grandmother spent her days after he grew up. तो जब वो सयानी हो गई, व्हेन ही ग्रू अप, जब वो और एजड हो गई, जब वो और ओल्ड हो गई, तो उस टाइम पर उनके कौन से वो 3 ways थे, 3 तरीके थे जिसमें वो अपने डे को स्पेंड करती थी, अपने दिनों को वो गुजारती थी. एंड द आंसर इज द 3 ways इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप आर. ये भी आधा पोर्शन आपके क्वेश्चन से ही लिया गया है. सो दीज आर द ways that she spent her days. The first one is she lived alone in her room as she had accepted her loneliness quietly. उनने अपने loneliness को, मतलब कि अपने एकांत को क्वाइटली, चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया था, उन्हें स्वीकार कर लिया था कि हाँ मुझे अकेले ही रहना है. सो शी हैड एक्सेप्टेड हर लॉनलीनेस क्वाइटली. तो वो क्या करती थी, शी लिव्ड अलोन इन हर रूम, अपने रूम पे अलोन अकेले ही होती थी. दूसरा उनका वे क्या था, शी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर. जो उनके पास स्पिनिंग व्हील था, जो चरखा था, वो उसको चलाती थी, उसके पास बैठती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर रिसाइट करती थी, भजन गाती थी. इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर. और आफ्टरनून पे उनका एक फिक्स डे टाइम था, वो होता था कि स्पैरो को फीड करना फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे तक बैठ कर के कोर्ट यार्ड में, आंगन में बैठ कर वो स्पैरो को फीड करती थी. तो ये सारी चीज़ें थी, दैट हाउ शी स्पेंड हर डेज, किस तरह से वो अपना दिन बिताती थी. देन द फोर्थ सेंटेंस इज द ओड वेज in which the author's grandmother behaved just before she died. Just before she died, जब उनकी मृत्यु हुई, उसके जस्ट बिफोर, उसके एकदम पहले उनने किस अलग तरीके से, ओड वेज यानी थोड़ा सा जो अलग तरीका था, तो किस अलग तरीके से वो बिहेव कर रही थी. नॉर्मली उनका एक फिक्स रूटीन होता था, शेड्यूल होता था, बट द जस्ट बिफोर शी डाइड, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसके एक दिन पहले उनने अपने दिन में कुछ अलग किया. वो ओड क्या था. एंड द जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू दैम. उनकी डेथ के बिल्कुल पहले ही द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू दैम. ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, उनने किसी से भी बात करने से रिफ्यूज़ कर दिया, वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी. सिंस शी हैड omitted to pray the previous night while she was singing songs of homecoming and beating the drum. क्योंकि जो प्रीवियस नाइट थी उनकी डेथ की, उनकी मृत्यु के एक दिन पहले की जो नाइट थी, तो उसमें उनने क्या किया था, शी हैड omitted to pray. उनने
उस दिन प्रेयर नहीं की थी। ओमिट मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ देना, तो उस दिन उनने प्रेयर नहीं की थी। वाइल शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग, क्योंकि वो क्या कर रही थी, होम कमिंग के सॉन्ग्स गा रही थी, एंड बीटिंग द ड्रम्स, और ढोलक बजा रही थी, अपने ग्रैंडसन के आने का सेलिब्रेशन मना रही थी, है ना। तो इस कारण से शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, तो अब वो नहीं चाहती थी कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी वो एक दिन पहले उनने प्रेयर को ओमिट कर दिया था, प्रेयर को छोड़ दिया था सिंगिंग और ड्रम बीटिंग के लिए। तो अब वो नहीं चाहती थी टू वेस्ट एनी मोर टाइम, कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो। शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट, जो फैमिली मेम्बर्स थे वो उन्हें प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उनकी बातों को विरोध कर रहे थे, बट शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट, उनके प्रोटेस्ट को उन्हें टोटली इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, बेड पर लेटी हुई थी एकदम पीसफुली, शांति से, प्रेइंग एंड टेलिंग बीड्स, और वो प्रे कर रही थी, और जो उनकी रोज़री थी, जो उनकी माला थी, उस पर अपना जो प्रेयर है उसे बोल रही थी, माला को जप रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर शॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। अभी यहाँ पे हमें मेंशन करना है, हमें एक्सप्लेन करना है द वे, वो तरीका, इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर शॉरो, जिस तरह से स्पैरो ने, चिड़ियों ने अपने शॉरो को, अपने दुख को, अपने दर्द को एक्सप्रेस किया ऑथर की ग्रैंडमदर की मृत्यु पर, वो हमें बताना है। जो स्पैरो थी उन्हें किस तरीके से अपने शौरों को एक्सप्रेस किया, ये हमें बताना है यहाँ पर। एंड द आंसर इज thousands of sparrow sat silently surrounding the dead body of author's grandmother। वहाँ पर thousands of sparrow, हजारों चिड़ियाँ थीं, sat silently, एकदम चुपचाप बैठी हुई थी, surrounding the dead body of author's grandmother, ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी, दादी थी, उनकी डेड बॉडी को सराउंडिंग यानी कि घेरे हुए ऐसे thousands of sparrow बैठी हुई थी। There was no chirping, और वहाँ पे बिल्कुल भी चहचहाहट नहीं थी, चिड़ियों की जो आवाज़ होती है वो भी नहीं थी। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू दैम, और जो ऑथर की मदर थी उनने उन स्पैरोज को कुछ ब्रेड के क्रम्स यानी रोटी के टुकड़े भी थ्रू, फेंके। दे टुक नो नोटिस ऑफ दैम, लेकिन जो स्पैरोज थी उनने उन ब्रेड क्रम्स पर, उन रोटी के टुकड़ों पर कोई भी नोटिस नहीं किया। दे टुक नो नोटिस ऑफ दैम, बिल्कुल भी उन्हें ध्यान नहीं दिया। एज सुन एज, दैट मीन्स जैसे ही, एज सुन एज द ग्रैंड मदर्स कॉप्स वाज कैरिड ऑफ, जैसे ही ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी थी जब उसे कैरिड ऑफ ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो जो स्पैरो थी वो भी क्वाइटली, चुपचाप, फ्लू अवे, उड़ गई। दस, इस तरह से द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड द सॉरो, इस तरह से स्पैरोज ने अपने शौरों को एक्सप्रेस किया, इस तरह से उन्हें अपने दुख को व्यक्त किया। अब हम आते हैं लेसन का जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पोर्शन है, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो इस लेसन में टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज विच वी कम टू नो दिस। हमें ये मालूम है कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही रिलीजियस पर्सन थी, बहुत ही धार्मिक महिला थी। तो यहाँ पे कौन से वो डिफरेंट वेज़ हैं, कौन से वो अलग अलग तरीके हैं जिससे हमें इस बात का पता चलता है, विच वी कम टू नो दिस। कम टू नो दिस मतलब मालूम चलना, पता चलना। तो हमें ये बताना, वो एग्जाम्पल देने हैं जिससे ये प्रूफ हो जाए कि वो रिलीजियस पर्सन थी। आंसर इज़ द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डीपली रिलीजियस लेडी, बहुत ही धार्मिक महिला थी, डीपली रिलीजियस लेडी थी। वी कम टू नो दिस दो थ्रू द डिफरेंट वेज ऑफ हर बिहेवियर, उनके बिहेवियर के जो डिफरेंट वेज थे, डिफरेंट वेज ऑफ हर बिहेवियर, उनके व्यवहार के, उनके बिहेवियर के जो डिफरेंट वेज थे, इससे हमें इस बात का पता चलता है दैट शी वॉज डीपली रिलीजियस। अब कौन से बिहेवियर हैं वो देखें।
शी विजिटेड द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। पहली बात तो ये कि वो एवरी मॉर्निंग हर सुबह टेम्पल विजिट करती थी, मंदिर पे जाती थी। एंड रीड स्क्रिप्चर्स, और जो स्क्रिप्चर्स थे मंदिर पे, जो धार्मिक किताबें थी, रिलीजियस बुक्स थी, होली बुक्स थी, उन्हें वो पढ़ती थी। एट होम शी ऑलवेज mumbled inaudible prayer and kept telling the beads of rosary। होम में, घर में भी वो क्या करती थी, ऑलवेज ममल्ड। ममल मीन्स होता है धीरे धीरे बोलना, एकदम धीमी आवाज़ में बोलना। तो वो हमेशा क्या करती थी, ममल करती थी, एकदम धीमी आवाज़ में बोलती थी। और क्या बोलती थी, इन ऑडिबल प्रेयर। इन ऑडिबल जो सुनाई ना दे, ठीक है। तो वो हमेशा एक ऐसी प्रेयर बोलती थी जो इनऑडिबल होती थी, दूसरे को सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि वो इतना स्लोली बोलती थी। एंड केप्ट टेलिंग्स द बीड्स ऑफ रोजरी, और जो उनके हाथ में जो रोजरी होती थी, जो माला होती थी, उसकी बीड्स को, माला की जो मोतियाँ होती थी, उसको वो कीप टेलिंग, मतलब कि हमेशा उसको जपती रहती थी। शी वुड रिपीट प्रेयर इन सिंग सॉन्ग मैनर, और जो उनकी प्रेयर थी उसको वो सिंग सॉन्ग मैनर में, मतलब कि गाते हुए बार बार उसको रिपीट करती थी, इस तरीके से वो उसे गाती थी। वाइल गेटिंग द राइटर रेडी फॉर स्कूल, जब वो राइटर को, मीन्स ऑथर को, मतलब कि अपने ग्रैंडसन को, जब वो उन्हें स्कूल के लिए रेडी करती थी, तो एट दैट टाइम शी यूज्ड टू रिपीट द प्रेयर। अपने ग्रैंडसन को रेडी करते टाइम भी वो प्रेयर को रिपीट करती रहती थी। शी होप्ड दैट ही वुड लर्न इट बाय हार्ट, और ऐसा वो इसलिए करती थी ताकि वो ग्रैंड माँ की प्रेयर को सुनकर ही वुड लर्न इट बाय हार्ट, वो भी इसे अपने हृदय से सीख सकें। शी डिडंट लाइक इंग्लिश स्कूल एज देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर, और उन्हें इंग्लिश स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, बिकॉज देयर वर नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर, क्योंकि वहाँ पर भगवान की और होली बुक्स, रिलीजियस बुक्स की टीचिंग नहीं होती थी। इवन वाइल स्पिनिंग एट अ स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील पे जब वो स्पिनिंग करती थी, मतलब जब वो चरखे पर स्पिनिंग करती थी, कपड़ा धागा काटती थी, शी वुड रिसाइट प्रेयर्स, तो एट दैट टाइम ऑल्सो, उस टाइम पर भी वो प्रेयर रिसाइट करती थी, भजन गाती थी। परहैप्स इट वॉज ओनली वंस दैट शी फॉरगॉट टू से हर प्रेयर, और ओनली वंस, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ दैट शी फॉरगॉट टू से हर प्रेयर, सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ कि वो अपनी प्रेयर करना फॉरगॉट, भूल गई। इट वॉज ऑन द इवनिंग prior to the death when she felt overexcited while celebrating the arrival of her grandson with songs and beating of drum। और ये कब हुआ, when she forgot to say her prayer, ऐसा कब हुआ, जब वो अपनी प्रेयर करना भूल गई। it was the evening prior to the death, उनकी डेथ के प्रेयर पहले जो शाम थी उस दिन। when she felt over excited, क्योंकि वो बहुत ओवर एक्साइटेड थी, क्योंकि वो क्या कर रही थी, सेलिब्रेटिंग द अराइवल ऑफ हर ग्रैंडसन, अपने ग्रैंडसन मतलब जो ऑथर हैं उनके अराइवल, उनका अब्रोड से जब वो वापस आए थे, उनके अराइवल को, आने को वो सेलिब्रेट कर रही थी विद सॉन्ग्स एंड बीटिंग ऑफ ड्रम, बहुत सारे सॉन्ग्स गा रही थी और कंटिन्यूसली वो ड्रम को बीट कर रही थी, है ना। शी कंटिन्यूड प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स ऑफ हर रोजरी टिल हर लास्ट ब्रीथ, और अपनी अंतिम सांस तक, लास्ट ब्रीथ तक उनने अपनी रोजरी की बीट्स को कंटिन्यू रखा, उसके साथ उन्हें प्रेयर बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर का जो चेंजिंग रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप एक सा नहीं था, बदलता हुआ था, तो उसके हमें डिस्क्राइब करना है। डिस्कस डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज, एंड ऑल्सो हमें ये भी बताना है कि जो उनकी फीलिंग थी, सो वॉज दिस फीलिंग चेंज्ड, एंड द आंसर इज ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयहुड की, व्हेन ही वाज अ किड। तो ड्यूरिंग हिज बॉयहुड द ऑथर वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज ग्रैंड मदर। तो बॉयहुड में जब वो छोटे थे, इट वॉज द कंडीशन व्हेन ही वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट, पूरी तरह से डिपेंडेंट थे ऑन हिज ग्रैंड मदर। शी वॉज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वो उनकी लाइफ का एक पार्ट थी। द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप कैम व्हेन दे वेंट टू सिटी, और जब वो सिटी गए,
तो ये उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा चेंज होने लगी. शी कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू स्कूल एज ही वेंट देयर बाय बस. नाउ इट वॉज द कंडीशन कि अब वो उनके साथ अपने ग्रैंडसन के साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, उन्हें अकम्पनी नहीं कर पाती थी, अकम्पनी साथ देना. तो अब वो उन्हें स्कूल के लिए अकम्पनी नहीं कर पाती थी, स्कूल साथ में नहीं जा पाती थी, क्योंकि अब वो यहाँ पर जो सिटी का स्कूल था वहाँ वो बस से जाते थे. दे शेयर्ड द सेम रूम, दोनों का रूम सेम था, बट शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़. लेकिन कंडीशन ये थी कि अब वो ग्रैंडसन को स्टडी पे हेल्प नहीं कर पाती थी, बिकॉज इट वॉज अ इंग्लिश स्कूल. शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर हैड टॉट. मोस्टली वो एक क्वेश्चन करती थी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट, टीचर ने क्या पढ़ाया है. शी डिड नॉट बिलीव द थिंग्स वर टॉट एट स्कूल, और स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उस पर वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाती थी. सी वॉज डिस्ट्रेस्ड, बहुत ही परेशान थी वो, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर. इस बात से वो बहुत ही डिस्ट्रेस्ड थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, भगवान और स्क्रिप्चर्स जो होली बुक्स हैं, रिलीजियस बुक हैं, धार्मिक किताबें हैं, इनके बारे में कोई भी टीचिंग नहीं होती थी. शी फेल्ट ऑफेंडेड दैट म्यूज़िक वॉज ऑल्सो बींग टॉट. वो बहुत ही ऑफेंड हुई, ऑफेंड चिढ़ना, परेशान होना. शी फेल्ट ऑफेंडेड, उन्हें बहुत ही ऑफेंडेड फील किया कि उनके स्कूल में म्यूज़िक भी पढ़ाया जाता है, वो इसके टोटली अगेंस्ट थी. सी एक्सप्रेस्ड हर डिसअप्रूवल साइलेंटली, लेकिन जो उनका डिसअप्रूवल था, जिन चीज़ों को वो लाइक नहीं भी करती थी, तो इस डिसअप्रूवल को वो बिल्कुल साइलेंटली एक्सप्रेस करती थी, जो शांत हो जाती थी. आफ्टर दिस शी रेयरली टॉक्ड टू हिम, और जब उन्हें ये पता चला दैट ही वॉज टॉट इंग्लिश, तो ही वॉज टॉट म्यूज़िक, जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें म्यूज़िक पढ़ाया जाएगा, तो आफ्टर दिस, इसके बाद शी रेयरली टॉक्ड टू हिम, बहुत ही मुश्किल ऐसा था कि वो उनसे बात करती थी. व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, अब जब ऑथर यूनिवर्सिटी गए, जब वो एब्रोड जाने लगे, ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन. तो जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे पढ़ने के लिए, तो उन्हें उनका एक सेपरेट रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब यहाँ से उनकी जो फ्रेंडशिप की जो कॉमन लिंक थी, इट वॉज स्नैप्ड, वो भी छिन गई, वो भी टूट गई. हाउएवर, लेकिन फिर भी देयर फीलिंग फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज, लेकिन जो उनकी फीलिंग थी फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, इट वॉज नॉट चेंज्ड, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई. दे स्टिल लव्ड ईच अदर डीपली, दे बोथ लव्ड ईच अदर. She went to see the author off at the railway station when he was going abroad for higher study. जब हायर स्टडीज़ के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, when he went to abroad, जब वो abroad गए, फॉरेन कंट्री गए, तो वो उन्हें शी ऑफ करने के लिए इस रेलवे स्टेशन भी आई थी. She showed no emotion but kissed his forehead silently. और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भी उन्हें कोई इमोशन एक्सप्रेस नहीं किया, साइलेंटली उनने उनके फॉरहेड पर किस किया, दैट्स ऑल. तो ये उनके रिलेशनशिप के फेजेस हो गए. ये जो उनकी रिलेशनशिप में जो भी चेंजेस थे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्क्राइब की. कैसे पहले वो काफ़ी क्लोज थे, फिर धीरे धीरे उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो स्नैप होने लगी, और फिर भी उनके बीच में जो लव था, इट वॉज इमोर्टल. देन द थर्ड क्वेश्चन, would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instances that show this. क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड मदर थी वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली लेडी थी? और यदि ऐसा है तो हमें उसके इंस्टेंसेस यानी कि एग्जाम्पल्स देने हैं. आंसर इज यस, आई एग्री. मतलब हम मानते हैं दैट शी वॉज अ लेडी विथ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. तो यस, आई एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर. वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की पर्सन थी. शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग वूमेन विद स्ट्रॉन्ग बिलीफ. वो एक स्ट्रॉन्ग वूमेन थी और उनकी बिलीफ, जो उनकी मान्यताएं थी, जो वो मानती थी, जो वो सोचती थी, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे. ऑल्दो शी वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, शी वॉज सीरियस अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन. फॉर्मली
वो एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ऑथर के एजुकेशन के लिए बहुत ही सीरियस थी, बहुत ही उनका ध्यान उस पर केंद्रित था. शी कुड नॉट एडजस्ट हर सेल्फ टू द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, साइंस एंड इंग्लिश एजुकेशन. और वो जो वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ है, जो जीवन का जो पश्चिमीकरण है कि हम मॉडर्न तरीके से लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं, साइंस है, इंग्लिश एजुकेशन है, तो इन सारी चीज़ों के साथ शी कुड नॉट एडजस्ट, वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाती थी. शी हेटेड म्यूज़िक, उन्हें म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं था. एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ इट्स टीचिंग इन स्कूल, और स्कूल में म्यूज़िक पढ़ाए जाने के वो जस्ट अपोजिट थी. उनने इस बात को डिसअप्रूव किया, उनने इसे पसंद नहीं किया. शी वॉज डीपली रिलीजियस लेडी. अब वो जो थी वो बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, धार्मिक महिला थी. हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग इन साइलेंट प्रेयर. ऑलवेज उनके जो लिप्स होते थे वो साइलेंट प्रेयर में, अपने मन में वो एक प्रेयर करती रहती थी और उनके लिप्स जो है साइलेंटली मूव करते रहते थे. शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, जो उनकी माला होती थी, रोजरी होती थी, उसकी बीट्स को, उसकी मोतियों को वो हमेशा जपती रहती थी. She went to the temple daily and read the scripture. When she was at village, जब वो गाँव में थी तो वो डेली टेम्पल जाती थी और वहाँ पर स्क्रिप्चर यानी जो होली बुक्स हैं, धार्मिक किताबें हैं, उन्हें वो पढ़ती थी. She was distressed to know that there was no teaching about God and holy books at खुशवंश न्यू इंग्लिश स्कूल. एंड व्हेन शी केम टू नो, जब उन्हें पता चला कि न्यू इंग्लिश स्कूल में देयर इज़ नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड होली बुक्स, जब उन्हें पता चला कि न्यू स्कूल में भगवान और जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो स्क्रिप्चर हैं, उसकी टीचिंग नहीं है, तो वो शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, वो बहुत डिस्ट्रेस्ड हो गई, परेशान हो गई. तो इस तरीके से हमने देखा कि उनका जो कैरेक्टर था वो वाकई बहुत ही स्ट्रांग था.